हेलो बच्चों। हम लोग गवर्नेंस की क्लास कंप्लीट कर रहे थे। ये बताते चलें कि अब से पहले कभी भी सोशल साइंस में गवर्नेंस नहीं पढ़ाया गया। हमेशा सिविक्स, पहले 6 to 8 सिविक्स था, फिर जब वो पॉलिटिकल साइंस आगे चल के बना तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हमने गवर्नमेंट पढ़ा है, गवर्नेंस कभी नहीं पढ़ा है। ये जो नई बुक आई है इसमें गवर्नेंस का टॉपिक शामिल किया गया है। अब से पहले तक जितने भी लोग थे उनको गवर्नेंस या तो ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता था या उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में या किसी और एकेडमिक्स जहां पर भी पढ़ाया जाता रहा हो वहां गवर्नेंस देखने को मिलता था। लेकिन क्लास 6th में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका मेन पर्पस है कि हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को क्लास 6th से ही इस बात की जानकारी हो कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है और साथ ही जो वो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं या फिर गवर्नमेंट ने जो ढांचा तैयार किया या जो कानून बनाए उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, वो हमेशा गवर्नेंस में आता है ताकि हर एक बच्चा अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक रहे और समाज में लगातार क्रिया प्रतिक्रिया उसी के माध्यम से कर पाए। क्योंकि जब भी समाज में रहते हुए यदि परिवार के भीतर हमें कोई समस्या है तो हम परिवार के मुखिया यानी कि माताजी या पिताजी से बताते हैं। जब हमको समाज में कोई समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। अब सवाल ये है कि हमारी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? तो वो लोग जो हमारे माध्यम से, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और गवर्नेंस क्या है। जब भी बात होती है नियम कानून की तो हमेशा कोई भी संरचना बिना किसी नियम के चल पाने में सक्षम नहीं होगी। तो गवर्नेंस ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कवर करता है। जब हम बात करते हैं धर्म की तो धर्म हमें एक रूपरेखा बताता है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक वैसे आम नागरिक को जिस तरह धर्म ये बताता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, ठीक उसी तरह धर्म राजा के भी कुछ कर्तव्य बताते हैं। राजा मतलब अगर हम पुराने टर्म्स में बात करें, जब लोकतंत्र नहीं था तब हम राजाओं के संदर्भ में बात करते थे, राजा और प्रजा। जब वही लोकतंत्र आ गया तो लोकतंत्र आने के बाद हम प्रशासनिक पद, राजनैतिक पद और जनता दोनों को इस ढंग से संबोधित करते हैं। तो पहले क्या था, राजा प्रजा था। अब क्या है, जब से लोकतंत्र आया है, लोगों का तंत्र है, तो जनता और जो भी उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे जिनका भी चयन लोगों ने किया होगा। तो ठीक उसी तरह जब एक रूलर, रूलर से मतलब आप राजा कह सकते हैं, प्रशासक कह सकते हैं, दोनों लगभग एक बात है। मुख्य तौर पर लोग किसी एक शब्द को, अगर हम राजा शब्द को लेते हैं तो लोग उस शब्द को एक सीमित और संकुचित अर्थ में लेते हैं कि वो व्यक्ति जो सब पर शासन करता है। पर ये किसी भी परिभाषा का बड़ा ही संकुचित अर्थ है। राजा का मतलब वो नहीं जो लोगों पर शासन कर रहा है, राजा का मतलब वो जिसने लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है। अगर हम प्रशासनिक पद की बात करते हैं या हम राजनैतिक पद की बात करते हैं तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हम सबकी जिम्मेदारी ले रखी है। अगर हमको हमारे घर बनाने में कोई समस्या हो, हमारे घर के बाहर सड़क में कोई दिक्कत हो, हमारे यहाँ कोई कूड़ा उठाने ना आए, हमारे आसपास की नालियां जाम हो जाए या बाढ़ आए, किसी तरह की समस्या हो जाए या किसी तरह की आपदा आए, तो हम सबसे पहले किनके पास जाते हैं? हम पहले प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं। जब वहां समस्या हल नहीं होती तो फिर हम राजनीतिक अधिकारियों के पास जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम बना हुआ है। तो जब हम बात करते हैं रूलर तो हम उसे सीमित या संकुचित अर्थ में ना देखें। हर वो एक पद
जो शक्ति से निहित है उसकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा होती है। कई बार हम शक्ति को इस अर्थ में देखने लगते हैं कि उसका संकुचित अर्थ ये है कि जितने भी लोग हैं उनके ऊपर शासन करना, जबकि ये उसका काफी संकुचित अर्थ है। वास्तविकता में कोई भी जो पद है जिसमें भी शक्ति निहित है वहां पर अपने आप जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो आ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शब्द आ जाता है। अब यही चीज गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी जैसे टर्म्स एड ऑन किए गए हैं। द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। क्योंकि धर्मा एक तरह की हमको नीति संहिता कह सकते हैं, या एक तरह से ये समझाता है कि किस ढंग से काम करना चाहिए। इसीलिए धर्म और सत्ता हमेशा से साथ साथ चलते हैं, क्योंकि धर्म समाज के एक बड़े वर्ग को सही दिशा दिखाने का काम करता है, तो दोनों का आपस में परस्पर संबंध होता है। ये लिया गया था महाभारत से। इसके बाद देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय तभी संभव है जब समाज में संघर्ष कम से कम होगा या न्यूनतम होगा। क्या ये संभव है? जैसे हम कहते हैं राम राज्य की कल्पना करना, अगेन धर्मा का टॉपिक आएगा, तो राम राज्य का अर्थ ये है कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में ना हो। पर क्या ये पॉसिबल है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो? नहीं। कभी जेंडर को लेकर के, कभी कास्ट को लेकर के, कभी रिलीजन को लेकर के लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। स्त्री पुरुष को लेकर के भी आपस में लगातार ये जो जेंडर का वॉर है, ये जो लड़के लड़कियों में आपस में जो क्लास में लड़ाई होती है, हमेशा आप देखेंगे ये शुरुआत जेंडर से होती है, फिर धीरे धीरे ये कास्ट तक जाएगी, फिर रिलीजन तक जाएगी, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार सोसाइटी में चलता रहता है। तो क्या पॉसिबल है कि किसी भी समाज में जस्टिस हो पाएगा? तो उसके लिए पहले तो ये समझना होगा कि क्या रीजंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो कोई भी पीस, किसी भी समाज में शांति तब आएगी जब न्याय व्यवस्था होगी, और न्याय व्यवस्था कब होगी? जब कानून सही से लागू होगा। बिना किसी न्याय व्यवस्था के हम शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो पूरा समाज है वो संघर्षों पर बना हुआ है। जो निरंतर संघर्ष है अगर वो चलता रहेगा तो क्या आपको लगता है कि शांति स्थापित हो सकती है? नहीं। तो अगर किसी भी समाज में शांति स्थापित करना है या न्याय की स्थापना करना है, मतलब न्याय की स्थापना के माध्यम से, क्योंकि समाज वर्गों में बटा हुआ है, जो भी वर्ग ताकतवर होगा, सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा, वो अपने से निचले वर्ग को कहीं ना कहीं दबाना चाहेगा या उसमें शोषण करने की भावना होगी। क्लास में भी अक्सर आप देखते होंगे जो बच्चा बाई फिजिक, बाई हेल्थ थोड़ा अच्छा होगा वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करता होगा, या जिसके नंबर अच्छे आते हैं वो अपने को सुपीरियर मानता होगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं वही समाज में आगे चल करके बड़ी बन जाती हैं। तो कोई भी पीस पॉसिबल नहीं है विदाउट जस्टिस के। तो जैसे ही बड़े और छोटे में लड़ाई होगी, जब उनकी आपस की लड़ाई को सॉल्व किया जाएगा, उसे एक इक्विवेलेंस में लाया जाएगा, जब वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा तब जाकर के पीस की स्थापना हो पाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का जब सही मैकेनिज्म होगा, जस्टिस मिलेगा, तभी पीस पॉसिबल है किसी भी सोसाइटी में। अगर जस्टिस ना हो तो जो आप सुनते हैं, चाहे कोई गुंडा शब्द हो, माफिया हो, या अक्सर आप देखते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मठाधीशी करने लगते हैं और उसके माध्यम से वो दूसरे लोगों पर दबाव बनाते हैं, प्रभुत्व बनाते हैं। अगर जो संसाधनों का वितरण है, सोचिए अगर लोगों को पुलिस का खौफ ना हो, पुलिस का डर ना हो, और कोई भी आपके घर के अंदर आए, आपके घर के अंदर रखा सामान उठा करके लेकर के चला जाए, अगर वो नहीं आ पा रहा तो उसका क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। तो जब भी कानून व्यवस्था सही होगी और उसके बाद न्याय व्यवस्था सही होगी, तभी किसी समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। जस्टिस पॉसिबल नहीं है विदाउट इक्वालिटी। अभी यही बात मैंने कहा कि हर जगह पे आप ये देखेंगे कि
बड़ा और छोटा लगातार समाज में अलग अलग वर्गों को लेकर के संघर्ष चलता रहता है। वो फिर जेंडर को लेकर के हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकता है, पोस्ट को लेकर के हो सकता है। समाज में जब आप लोगों से मिलेंगे तो हर दूसरे आदमी की ये सोच है कि मैं उससे बड़ा हूं या मैं इससे बड़ा हूं। तो जो वो एक कैलकुलेशन चलता रहता है लोगों के मन में, उसी कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं एक भाव पैदा होता है कि हम दूसरे को सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप किसी न किसी बेनिफिट की वजह से झुकेंगे या कहीं ना कहीं आप में जो झुकाव दिखेगा, वहीं से फिर एक्सप्लॉइटेशन का एक सीरीज स्टार्ट होता है। तो जस्टिस पॉसिबल नहीं है इक्वालिटी के बिना। इक्वालिटी कैसे आएगी? इक्वालिटी के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन की जरूरत है। एक बच्चा, आप जिस भी क्लास में है, अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं पूरी तरह, और एक बच्चा जो कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो जो दोनों की अपब्रिंगिंग होगी, जो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा। और जब लेवल ऑफ एजुकेशन में एक गैप आ जाएगा तो आगे जो भी स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होगा। और फिर वो अंतर, जो ये अंतर पढ़ाई में हुआ था, वही अंतर फिर उसको जॉब में दिखेगा, और वही अंतर फिर जॉब से लेकर के उसकी पर्सनल लाइफ और आगे की लाइफ तक में अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी, तो ऐसे में जो स्टार्टिंग, जो प्राइमरी लेवल पर जो गैप क्रिएट हो रहा है, वो गैप एजुकेशन से आ रहा है। अगर हम रूरल और अर्बन की ही बात करें, तो रूरल में रहने वाले बच्चे को जो एजुकेशन मिली है और अर्बन में रहने वाले बच्चे को जो एजुकेशन मिली है, उसके बीच में जो गैप आ रहा है, वो अब गैप लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो ये इक्वालिटी का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है, वो एजुकेशन पे है। अब हालांकि डिजिटल मीडियम की वजह से एजुकेशन गांव तक पहुंच पा रही है, लेकिन एजुकेशन का होना और क्वालिटेटिव एजुकेशन का होना, ये दो अलग बातें हैं। एजुकेशन पहुंच पा रही है, लेकिन सबसे बेस्ट टीचर्स के माध्यम से एजुकेशन वहां तक पहुंच पाए। अब जब एजुकेशन से क्वालिटेटिव एजुकेशन पे हम आ जाएंगे, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन से भी फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट। अब ये डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन एक है कि सिर्फ आप काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। एक ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है और उसके साथ साथ अब आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इक्वालिटी का जो बेसिक है वो एजुकेशन है, और कहीं पर भी जस्टिस पॉसिबल नहीं है इक्वालिटी, बिना इक्वालिटी के। अब क्यों है? मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति पैसे वाला है और एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, और आपने डिफरेंशियल इन दोनों में, दोनों के साथ आपने देखा ये कि उसकी तरफ आप ज्यादा झुक गए, आपने बायसनेस दिखाई, और इस व्यक्ति के साथ आप इसके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस होगा? तो जस्टिस के लिए भी इक्वालिटी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कानून के नजर में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, संप्रदाय का हो। तो जस्टिस पॉसिबल नहीं है इक्वालिटी के बिना। पहले क्या कहा? किसी भी समाज में शांति नहीं हो सकती अगर वहां न्याय नहीं है, और यदि वहां न्याय नहीं हो सकता यदि वहां पर बराबरी नहीं है, वहां पर समानता नहीं है। और इक्वालिटी नहीं हो सकती विदाउट डेवलपमेंट। किसी भी जगह पर समानता की उम्मीद करना बेईमानी है अगर वहां पर विकास नहीं। फिर वही बात आ गई, अभी इक्वालिटी लाने के लिए समाज में एजुकेशन चाहिए था। अब अगर वही चीज हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर विकास का स्तर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, अगर स्कूल है, आपको नगरीय क्षेत्रों में अच्छे स्कूल मिल रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि वहां से लाभ की जो उम्मीद है वो कम है, तो प्राइवेट प्लेयर वहां जाएंगे नहीं। जो गवर्नमेंट है वो वहां तक पहुंच रही है, लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरीय क्षेत्र की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इस उम्मीद में कि वहां मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर
जो डेवलपमेंट है अगर वो सही से वहां तक नहीं पहुंचा है, किसी भी तरह का पिछड़ापन है, मान लीजिए किसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो फिर वहां पर आप एजुकेशन कैसे पहुंचाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो डिवाइसेस ले पाए, डिवाइसेस है लेकिन वहां तक इंटरनेट नहीं है, तो अगर किसी भी लेवल पर डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है तो सीधा फर्क कहाँ पड़ेगा? इक्वालिटी पे पड़ेगा। इक्वालिटी नहीं है तो क्या नहीं होगा? जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? समाज में पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नो डेमोक्रेसी विदाउट रेस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी, हर एक की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना, हर किसी की आइडेंटिटी से मतलब है अब जेंडर में भी मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड कैटेगरी आ गई है ट्रांसजेंडर, और भी उसको लेकर के कुछ बाइफर्केशंस हैं। आइडेंटिटी हर तरह की हो सकती है। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहा है तो सिंपल सा है, हमने शुरू में पढ़ा कि जो पूरी हमारी सोसाइटी है वो कॉन्फ्लिक्ट पर बनी हुई है, आपस में एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति लगातार बनी रहती है। अगर आपका पड़ोसी भी है तो उससे भी आपका संघर्ष चल रहा होगा, आपके रिश्तेदार हैं उससे संघर्ष चल रहा होगा, अगर आप भाई बहन सिबलिंग्स हैं उसमें भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये देख रहे होंगे कि ये बच्चा या बच्ची ज्यादा अच्छा है या ये वाले कम अच्छे हैं। इस तरह से लगातार ये जो कंपैरिजन है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ऐसे में जब हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो बेसिक आइडेंटिटी क्या है? आपका नेम हो गया, नेम किससे जुड़ा होगा? आपके कास्ट और रिलीजन से जुड़ा होगा। आपकी जिस भी तरह की आइडेंटिटी है अगर उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो फिर वो किसी भी हाल में डेमोक्रेसी की बात, मतलब वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर किसी भी सोसाइटी में एक मेच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हर तरह के व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जैसे कभी कभी आप सुनेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर के लोग मजाक उड़ाते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, फेस को लेकर के, आईज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। तो जो आइडेंटिटी है, जो भी हमारे आसपास लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, रंग रूप के हों, किसी भी आकार के हों, उन्हें अगर एक्सेप्टेंस मिलता है तभी पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो पाएगी। एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स, क्योंकि इंडिया अपने आप में डाइवर्स है। अगर आप नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट ट्रेवल करेंगे तो हर जगह आपको कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, और वो जो डाइवर्सिफिकेशन देखने को आपको मिल रहा है उसे विथ डिग्निटी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, तभी आप कह सकते हैं कि आपके पास डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का तंत्र, कि हर किसी को अपना समान अधिकार मिल पाए समाज में रहने का। अब हम बात कर रहे हैं नियम और कानून की। बिना, कानून शब्द एक अलग है, वो तो विधिक भाषा हो जाएगी। अगर हम नियमों की बात करें तो क्या हम बिना नियम के रह सकते हैं? हाँ या ना? नहीं, बिना नियमों के हम नहीं रह सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब तक बच्चे 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक स्कूल में पढ़ते हैं वो एक सही समय पर उठते हैं, सही समय पर तैयार होते हैं, सही समय पर जाते हैं और घर वापस आते हैं। उनका जो सुबह उठ के जो भी उनका 7 से 2 या 8 से 3 जो भी जिस भी स्कूल का जैसा भी टाइमिंग है तो वो उस रूटीन को फॉलो करते हैं। बट ऑल ऑफ सडन जब वो लगातार 12 साल एक रूटीन को फॉलो करते हैं, हर बच्चा करता है, तभी वो स्कूल जा पा रहा है। और जब वो उसके आगे जाते हैं तो वो बहाने क्या देते हैं कि हम इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, बट एक्चुअल रीजन है कि उस रूल को फॉलो करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। अगर किसी भी आदत के लिए दंड दिया जाए तो वह व्यक्ति अपने आप बहुत जल्दी उस चीज में सुधार कर लेगा। एनीवेज,
कहने का मतलब है ये तो जीवन का एक सामान्य सा नियम हो गया जो सोने से संबंधित है। रीजन ये है कि जीवन की छोटी छोटी गतिविधियां अगर नियमों से नहीं बंधी होंगी और उसको हम पूरी तरह आजाद कर दें या मुक्त कर दें या छोड़ दें पूरी तरह, तो एक तरह की अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हमेशा समाज में रहते हुए नियमों को बनाया जाता है और उसी नियमों का, उन्हीं कानूनों का एक जो वृहत रूप है, जब वो सामने आता है तो फिर वही आपके लिए संविधान बन जाता है। साधारण भाषा में जब आपको कोई समस्या अपने घर परिवार के भीतर होती है तो आप अपने माताजी या पिताजी को बताते हैं क्योंकि वो आपके गार्जियन हैं। जब स्कूल के भीतर आपको कोई समस्या होती है तो आप किसे बताते हैं? आप अपने टीचर्स को बताते हैं क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है। और अगर टीचर नहीं सॉल्व कर पाते तो आप प्रिंसिपल सर को बताते हैं। लेकिन जब आप स्कूल से बाहर आ जाते हैं और समाज के दायरे में रहते हैं, तब फिर अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएंगे, उसके बाद आप कोर्ट जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है समाज को बांध के रखने के लिए, ताकि नागरिक अपने अधिकारों को भी जाने, अपने कर्तव्यों को भी जाने और अपनी हदों में रहना सीखें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की फैलने की, कहीं भी जाकर के फैल जाएंगे। फैलने का मतलब क्या है कि विस्तार की भावना से इतने भरे हैं कि मौका मिलते ही दूसरों के अधिकारों का या तो हनन करेंगे या उनका शोषण करेंगे। इसीलिए समाज में नियमों का होना जरूरी होता है। वही चीज यहां पर बताया है कि हमेशा से ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिटीज में रहते आए हैं लंबे समय से। लेकिन जब मान लीजिए कम्युनिटीज में रह रहे हैं और संसाधन सीमित है, तो ऐसे में संसाधन को लेकर के, उसके संसाधन के बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या होगी। अगर कहीं पर 100 लोग हैं और मान लीजिए 100 पैकेट हैं किसी भी चीज के, आप रख लीजिए राशन के, बिस्किट के, कुछ भी, 100 लोग हैं, 100 पैकेट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 लोग हैं, 150 पैकेट है, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इशू होगा। और उन 100 लोगों में जो लोग ताकतवर होंगे वो चाहेंगे कि 2 पैकेट हम अपने पास रख लें। अब जैसे ही जो लोग 2 पैकेट लेने की कोशिश करेंगे तो जो कमजोर लोग हैं उनका हक कहीं ना कहीं मारा जाएगा। अब जो ताकतवर व्यक्ति है वो 2 पैकेट लेना चाहता है और वो ले भी जाएगा क्योंकि उसके पास ताकत है। अब जो बोलेगा वो पिटेगा। तो अब अगर जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो अपने लिए आवाज उठाएगा। लेकिन आवाज उठाना तब मायने रखता है जब उस आवाज को सुनने वाला कोई हो। तो फिर धीरे धीरे समाज में प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर के एक व्यवस्था की कि हम ऐसी संरचना या संगठन बनाते हैं जहां पर उन लोगों की आवाज को सुना जाए जिनके साथ शोषण होगा और उन लोगों को रोका जाए जिनके हाथ में ताकत होगी। फिर धीरे धीरे इस तरह करके संरचनाएं विकसित हुई, जिसका आज हम अगर आधुनिक प्रारूप देख रहे हैं तो वही आपका पुलिस और कोर्ट जैसी व्यवस्था है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं समाज में कि आप इस पद विशेष पर रहते हुए यदि जनता में किसी के साथ गलत होता है तो आप किसी भी उस जो भी घटनाक्रम होगी उस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करके और न्याय की स्थापना करेंगे। उसी के लिए फिर पुलिस विभाग है कि वो पहले जांच करेगा कि किस स्तर पर क्या गलत हुआ है और उसके बाद फिर न्यायालय है जो ये तय करेगा कि जो भी गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए या एक व्यक्ति ने किसी दूसरे के साथ गलत किया है तो उसे दंडित किया जाए। फिर इसमें भी कुछ धीरे धीरे मास्टरमाइंड लोग निकलकर आना शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया? सिस्टम से खेलना शुरू कर दिया। यूं तो व्यवस्था, चाहे वो पुलिस व्यवस्था, वो जांच के लिए है, न्यायालय व्यवस्था न्याय के लिए है, लेकिन अगेन जिस व्यवस्था को बनाया गया उस व्यवस्था में कुछ लोगों ने घुस के अपने हितों को की पूर्ति के लिए उस व्यवस्था का गलत ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से फिर भ्रष्टाचार की अवधारणा आई। मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, सिस्टम को अपने हित में इस ढंग से इस्तेमाल करना कि जो लोग न्याय के हकदार हैं उन लोगों को न्याय ना मिले और बल्कि
जो लोग विक्टिम होने का दिखावा कर रहे हैं जबकि एक्चुअल में वो खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइट करने वाला विक्टिम बन के भी सिस्टम से बेनिफिट ले लेते हैं। तो इस तरह की जो आपसी समाज की संघर्ष की अवधारणा है ये लगातार चलती रहती है और इसी को रोकने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो लंबे समय से लोग आपस में कम्युनिटीज के तौर पर रह रहे हैं। जब वो कम्युनिटीज के तौर पर रहेंगे तो आपस में एक दूसरे को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स होंगे और डिसऑर्डर होंगे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो। अगर हम एक समूह में रह रहे हैं, 100 लोग हैं, हम एक समूह में रह रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति की कुछ और राय हो सकती है मुझे लेकर के, मतलब हर व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को लेकर के एक राय होती है, किसी मुद्दे को लेकर के राय हो सकती है, किसी तरह की जीवन जीने की शैली हो सकती है, इस तरह की कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो जब भी अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आएंगे तो सबसे पहले आपको डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेगा। जहां से डिसएग्रीमेंट होगा, जहां से एक दूसरे की बातों पे विरोध होगा, मान लीजिए 2 आध्यात्मिक लोग हैं, वो एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं, 2 धार्मिक लोग हैं, 2 सामाजिक लोग हैं, 2 राजनीतिक लोग हैं और नहीं भी सिमिलर है, 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। उनका अपना मानना है कि समाज को इस तरह होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का मानना है कि नहीं समाज को इस तरह होना चाहिए। तो जब 2 लोगों के मत आपस में अभिव्यक्त होने के बाद टकराएंगे, वहां पर डिसएग्रीमेंट होगा, क्योंकि सामने वाला कह रहा है मैं सही हूं, मेरा कहना है मैं सही हूं। तो सामने वाला कह रहा है मैं सही हूं, या तो तुम अपने हिसाब से करो और या तो फिर मेरी बात मानो, 2 ही विकल्प है। और अगर अपने हिसाब से कर रहे हो तो फिर जाओ अपना काम करो, क्योंकि यहाँ पे विचारधाराएं पूरी तरह से विभक्त हो गई। तो 2 विचारधाराएं अलग हो गई, ऐसे में क्या होगा, एक डिसऑर्डर क्रिएट होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 2 लोगों के पास अलग अलग रहने की जगह है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में भी लड़ाई हुई, दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। लेकिन अगर रहना एक ही समूह में है, एक ही जगह है, अगर हम समाज की बात कर रहे हैं खुले स्तर पर और लोगों की राय में भिन्नताएं हैं, तो वो अपनी भिन्नताओं को अभिव्यक्त करेंगे और जब आपस में अभिव्यक्त करने के बाद उनकी सहमति नहीं बन पाएगी तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो इसी को कहते हैं डिसएग्रीमेंट एंड डिसऑर्डर। और फिर यहीं से रूल बनने की शुरुआत हो जाती है, किस लिए, ऑर्डर एंड हार्मनी सोसाइटी में बनी रहे। मैंने बोला कि ये काम करना गलत है, सामने वाले ने बोला ये काम करना सही है, हम दोनों में संघर्ष की स्थिति हो गई, हमने आपस में लड़ाई की, तू मैं वाली स्थिति हो गई। अब पता चला थोड़ी देर बाद मैंने ईंटा उठा लिया, सामने वाले ने डंडा उठा लिया। अब क्या होगा, अगर ईंटा और डंडा उठ गया है और आपस में लड़ाई की स्थिति आएगी तो समाज में डिसऑर्डर क्रिएट होगा, क्योंकि एक दूसरे का सिर फोड़ना किसी भी स्वस्थ और सभ्य समाज की निशानी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आपस में लड़िए मत। संघर्ष करने के भी अपने तरीके होते हैं, विचारधाराओं को भी रखने का अपना एक तरीका होता है। जो लोग कमजोर होते हैं वो अक्सर पीछे से छुप के शोषण करने का काम करते हैं, वो कभी सामने नहीं आएंगे, वो फ्रंट डोर एंट्री नहीं लेते हैं, वो हमेशा बैक डोर से आकर के कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि सामने वाला व्यक्ति बेहतर है। तो जब समाज में किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जिससे डिसऑर्डर क्रिएट होता है, तो समय होता है कि एक रूल बनाया जाए। अब आपस में हम दोनों ने कहा, सामने वाले ने कहा वो सही, मैंने कहा मैं सही, तो अब जब दोनों सही हैं और दोनों लड़ने को तैयार हैं तो अब क्या होगा, एक नियम बनाया जाएगा। वो नियम ये तय करेगा कि दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से मुलाकात ना करें, अपने अपनी नियत जगहों पर रहें। जो अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा वो व्यक्ति फिर जिम्मेदार होगा, उसे दंड दिया जाएगा। तो फिर यहाँ से रूल बनने की शुरुआत होती है। और रूल क्यों बनाया जाता है, रूल बनाने का सिंपल सा मतलब है टू मेंटेन
ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो समाज में समरसता बनी रहे, इसीलिए इसको लेकर के अलग अलग कानून बने हैं, जीवन के हर हिस्से को लेकर के। यहाँ तक कि आपको कोई चीज परचेज करना है, कोई चीज लेना है, कुछ भी करना है, तो हर चीज के लिए बनी हुई है, एक ऑर्डर बना हुआ है। और इसीलिए ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे, नहीं तो लगातार संघर्ष की अवधारणा है। हम जिस समाज में हैं, यहाँ लोगों की सोच है कि मेरा तो विकास हो, तुम्हारा विकास ना हो। मतलब मैं विकसित हो जाऊं, मैं तो ऊपर चला जाऊं, लेकिन कोई और ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलिए, इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन लोग इस नियत पर आ जाते हैं कि मैं तो सबसे ऊपर जाऊं, लेकिन तुम थोड़ा भी ना बढ़ पाओ, तुम खत्म ही हो जाओ, तुम नष्ट ही हो जाओ, मिट ही जाओ। तो ये समाज की अवधारणा है। धीरे धीरे अभी क्लास 6 में है, उतनी चीजें नहीं है। क्लास के स्तर पर समझने की कोशिश करिए, लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व करिए। जो लोग किसी को बुली करते हैं, उनको आपस में क्रिटिसाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि बुली करने वाला व्यक्ति समाज में बाहर से नहीं आता। वो स्कूल में भी उसी तरह होता है, धीरे धीरे वो समाज में उसी तरह होता है। और जब समाज में उसे कुछ गलत लोगों का समर्थन मिल जाता है, तो फिर वो खुल के अपने काम करने लगता है।